सोचिए, आप अकेले हैं, पास में बहुत कम चीजें हैं और पूरा ग्रह आपके लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। तो क्या होगा अगर सिर्फ आपकी समझ और हिम्मत ही आपको बचा सके? आइए जानते हैं मार्क वॉटनी की रोमांचक और मुश्किलों भरी कहानी। साल 2035 में हर्मेस मिशन के अंतरिक्ष यात्री 31 दिनों के लिए मंगल ग्रह पर पहुंचते हैं। 18वें दिन वे एसिडालिया प्लैनेशिया इलाके में खोज कर रहे होते हैं। वहां वैज्ञानिक मार्क जमीन से नमूने इकट्ठा कर रहा होता है। तभी कंप्यूटर एक भयानक धूल भरे तूफान की चेतावनी देता है। सिस्टम ऑपरेटर बेथ सभी को तुरंत अपने रहने की जगह यानी एचएबी लौटने को कहती है। मार्क और वैज्ञानिक एलेक्स कहते हैं कि तूफान थोड़ी देर में रुक सकता है, लेकिन मिशन की कमांडर मेलिसा को लगता है कि ये बहुत खतरनाक होगा। वो बिना देर किए सभी को वापस जाने का आदेश देती है। जैसे ही सभी स्पेस सूट पहनकर एचएबी का दरवाजा खोलते हैं, तेज तूफान उन पर टूट पड़ता है। सब लोग किसी तरह आगे बढ़ते हैं। मार्क सबसे पीछे रहकर दरवाजा बंद करता है। तूफान इतना तेज होता है कि उनका मंगलयान एमएवी गिर सकता है। मार्क सुझाव देता है कि रोवर और केबल से उसे बांधा जा सकता है। तभी अचानक एक सैटेलाइट डिश उड़कर उनकी तरफ आती है। बाकी लोग झुक जाते हैं, लेकिन मार्क समय पर नहीं बच पाता और डिश उसे जोर से टकरा देती है। मार्क दूर अंधेरे में जा गिरता है। कंप्यूटर तुरंत बताता है कि उसके स्पेस सूट में छेद हो गया है। टीम उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन न स्कैनर पर वो दिखता है और न ही उसकी सांसों के संकेत मिलते हैं। मेलिसा थोड़ी देर तक उसे खोजती है, लेकिन डॉक्टर क्रिस कहता है कि सूट फटने का मतलब है कि मार्क अब जिंदा नहीं होगा। ऊपर से तूफान एमएवी को गिराने वाला होता है। मजबूरी में मेलिसा को मिशन छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। एमएवी मंगल से उड़ जाता है और पूरी टीम अपने साथी को खोने का दुख मनाती है। धरती पर नासा के अधिकारी टेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि मंगल मिशन एक अंतरिक्ष यात्री के बिना लौट रहा है। लेकिन मंगल पर सच्चाई कुछ और होती है। तूफान थमने के बाद मार्क को होश आता है। उसका सूट चेतावनी देता है कि ऑक्सीजन बहुत कम बची है। एक धातु का टुकड़ा उसके सूट में घुस गया था, लेकिन वही टुकड़ा छेद को ढक भी रहा था, इसलिए वो बच गया। वो तार काटकर दर्द सहते हुए एचएबी तक पहुंचता है और अपने शरीर से धातु का टुकड़ा निकालता है। इसके बाद वो जख्म को बंद करता है और कंप्यूटर पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर वो मर जाए तो उसकी कहानी बची रहे। एंटीना टूट चुका होता है, इसलिए वो नासा से संपर्क नहीं कर सकता। अगला इंसानी मिशन 4 साल बाद आने वाला होता है और मार्क को लगता है कि वो इतने समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। बाहर फिर से तूफान शुरू हो जाता है। मार्क पूरा दिन आराम करता है, लेकिन बाद में अकेलेपन से परेशान हो जाता है। वो एचएबी की सफाई करता है और अपने साथियों का सामान सहेजता है। उनकी तस्वीरें देखकर वो खुद से वादा करता है कि वो हार नहीं मानेगा और मंगल कर मरने वाला नहीं है। सुबह मार्क सारे खाने का सामान व्यवस्थित करता है, जिसमें थैंक्सगिविंग के लिए बचाया गया खाना भी शामिल है। वहाँ कुछ आलू होते हैं, जो उसे एक विचार देते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक होने के नाते मार्क एचएबी के अंदर ही एक ग्रीनहाउस बनाने लगता है। वो मंगल की मिट्टी और बाथरूम के कचरे को खाद के रूप में इस्तेमाल करता है। वो सारे आलू लगा देता है, लेकिन उन्हें उगने के लिए बहुत पानी की जरूरत होगी। खुशकिस्मती से उसके पास ऐसे औजार और पुर्जे हैं जिनसे वो बचे हुए रॉकेट ईंधन को जलाकर पानी बनाने की मशीन बना सकता है। पहली बार जब वो मशीन चालू करता है तो उसमें आग लग जाती है। फिर मार्क अपनी गणनाएं ठीक करता है और सुरक्षा उपकरण पहनकर दोबारा कोशिश करता है। इस बार सब सही चलता है और अब उसके पास खुद के लिए और ग्रीन हाउस के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं और मार्क लगातार मेहनत करता रहता है। वो रोजाना वीडियो लॉग बनाता है, अपने बगीचे की देखभाल करता है और बाहरी सोलर पैनलों की मरम्मत करता है। 54वें दिन उसे खुशी होती है जब वो देखता है कि पौधे सच में उगने लगे हैं। धरती पर मंगल मिशन के निदेशक विंसेंट टेडी से कहते हैं कि पिछला मिशन अधूरा रह गया था, इसलिए 4 साल इंतजार करने की बजाय उन्हें नया मिशन तुरंत तैयार करना चाहिए। टेडी इससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि अगर अभी जहाज भेजा गया तो सिर्फ मार्क की लाश वापस लाना पड़ेगा और जनता को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन विंसेंट कहता है कि अगर मिशन को परिवार के लिए शव लाने के रूप में पेश किया जाए तो इसे उनके फायदे में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ही मिनटों बाद टेक्सास स्पेस सेंटर में एक ऑपरेटर को विंसेंट का संदेश मिलता है। वो मंगल पर कुछ खास निर्देशांकों की जांच करने को कहता है। ऑपरेटर सैटेलाइट की मदद से इलाके को देखती है और हैरान रह जाती है कि एचएबी के आसपास बदलाव हुए हैं। आपातकाल के बाद टेडी, विंसेंट और मीडिया निदेशक एनी स्पेस सेंटर पहुंचते हैं और खुद देखकर समझते हैं कि मार्क जिंदा है। अब वे बहस करने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। अगर जनता को पता चला कि उन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री को पीछे छोड़ दिया तो प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। दल के सदस्य भी खुद को दोषी मान सकते हैं। टेडी को लगता है कि मार्क बिना खाने के ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि विंसेंट को उसकी मानसिक स्थिति की चिंता है, क्योंकि मार्क सोच सकता है कि उसके साथी उसे छोड़ गए हैं। अगले दिन टेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दे पाता क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं है। दल को अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 70वें दिन मार्क समझ जाता है कि उसे लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। अगली टीम जो 4 साल बाद आएगी वो उसके एचएबी से लगभग 3200 किलोमीटर दूर उतरेगी, इसलिए उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा।
पहली समस्या ये है कि उसके पास केवल एक काम करने वाला रोवर है, जो बिना चार्ज किए केवल 35 किलोमीटर ही चल सकता है। दूसरी समस्या ये है कि ये यात्रा लगभग 50 दिनों की होगी, यानी उसे लंबे समय तक रोवर में ही रहना होगा और जीवन समर्थन बहुत सीमित होगा। मार्क तूफान में नष्ट हुए रोवर के कुछ पुर्जों का इस्तेमाल करता है और काम करने वाले रोवर की बैटरी क्षमता दुगनी कर देता है। मार्क आधी रात में रोवर का टेस्ट करता है और महसूस करता है कि वहां बहुत ठंड लग रही है। हीटर चालू करना बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए मार्क एचएबी लौटकर तय करता है कि उसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर निकालना होगा। ये खतरनाक काम है क्योंकि इसमें प्लूटोनियम होता है, लेकिन सावधानी से काम करके मार्क जनरेटर निकालने और रोवर से जोड़ने में सफल होता है। धरती पर विंसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क की गतिविधियों के बारे में बताता है क्योंकि सैटेलाइट फुटेज सार्वजनिक है। वो कहता है कि मार्क शायद लैंडिंग साइट की ओर जाना चाहता है, लेकिन अगर नासा उससे बात कर पाता तो उसे इंतजार करने को कहता। इसके बाद टेडी उसे कैमरे पर ऐसा कहने के लिए डांटता है क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं कि मार्क को बचाया जा सकता है या नहीं। विंसेंट सप्लाई प्रोब मंगल भेजना चाहते हैं, लेकिन टीम बताती है कि इसे बनाने और भेजने में 9 महीने लगेंगे। टेडी सभी को आदेश देता है कि वो ओवरटाइम काम करें और इसे सिर्फ 3 महीनों में पूरा करें। फ्लाइट डायरेक्टर मिच चाहते हैं कि मिशन दल को इस बारे में बताया जाए, लेकिन टेडी तब तक ऐसा नहीं करते जब तक ये तय न हो कि मार्क को बचाया जा सकता है। 79वें दिन मार्क अपने लॉग में बताता है कि नासा अब हर छोटी चीज की रिपोर्ट मांग रहा है। अब वो मेरे बागीचे की फसलों तक को नियंत्रित करना चाहते हैं, जैसे वो नहीं जानता कि क्या कर रहा है। उसे बहुत सारे ईमेल भी आते हैं जिसमें प्रेसिडेंट और उसकी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। वे कहते हैं कि जहां आप फसल उगाते हैं वहां आप आधिकारिक रूप से कॉलोनी बना चुके हैं। इसलिए मार्क घोषणा करता है कि उसने मंगल को कॉलोनी बना लिया है। अगली वीडियो कॉल में नासा उसे फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। मार्क मजाक करता है, जिससे एनी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो प्रेस के लिए कुछ संजीदा चाहती थी। टेडी कहता है कि इसे फिर भी पोस्ट कर दो और साथ में ये भी बताओ कि लगभग 9 महीने में सप्लाई भेजी जाएगी। खाने का सामान तब तक चलेगा, लेकिन टेडी थोड़ा चिंतित रहता है कि कुछ गलत हो सकता है। एक रात मार्क बाहर मरम्मत करता है, फिर एचएबी में लौटता है। अचानक खराबी होती है और दीवार में छेद हो जाता है। छोटी विस्फोट होती है और एयरलॉक उड़कर गिर जाता है। मार्क बच जाता है, लेकिन उसके सूट में छेद हो जाता है और वो ऑक्सीजन खोने लगता है। वो टेप से सभी दरारें ढक देता है और सूट को समय रहते ठीक कर लेता है। जब वो एचएबी लौटता है तो दुखी होता है क्योंकि विस्फोट से उसकी सारी फसल जल गई है। कुछ सप्लाई लेकर वो रात रोवर में बिताता है, जहां वो गुस्से में चिल्लाता है और पृथ्वी को संदेश भेजता है। नासा में विंसेंट बताते हैं कि बाकी खाना मार्क के लिए लगभग 200 दिन पर्याप्त है। टेडी तुरंत सभी को आदेश देता है कि सप्लाई प्रोब पर काम तेज करें। मार्क को बिजी रखने के लिए नासा उसका सिग्नल हरमिस से जोड़ देता है, ताकि वे दोनों एक दूसरे को संदेश भेज सकें। अगले दिन मार्क बगीचे की सफाई करता है और विस्फोट से हुए छेद को सील करता है। रात में वो बची हुई आलूओं को बांटकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर फिर से तूफान सुनकर उसका तनाव और बढ़ जाता है। धरती पर एस्ट्रोडायनामिस्ट रिच प्रोब की यात्रा समय पर चर्चा करता है। मजाक में वो कहता है कि पृथ्वी और मंगल सही स्थिति में नहीं है, जिससे उसे एक आइडिया मिलता है। इसी बीच टेडी समय बचाने के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव करने की कोशिश करता रहता है। 154वें दिन मार्क ने अपना खाना कम से कम कर दिया और उसे दवाओं के साथ मिलाना शुरू किया। 4 हफ्ते बाद सप्लाई प्रॉप तैयार हो जाती है और नासा की पूरी टीम इसे लॉन्च होते देखने के लिए इकट्ठा होती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जल्द ही प्रॉप फट जाती है। कक्ष में माहौल तुरंत गंभीर हो जाता है और विंसेंट को ये कठिन काम करना पड़ता है कि मार्क को सच बताना पड़े। 186वें दिन मार्क मेलिसा को संदेश भेजता है कि जब वो पृथ्वी लौटे तो उसके माता पिता से मिले और उन्हें मंगल पर उनके समय की सारी बातें बताए। वो चाहता है कि वे जाने कि वो उन्हें प्यार करता है और उसने एक बड़ा काम करते हुए अपनी जान दी, जिस पर वो गर्व महसूस करता है। इसी बीच चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA टेडी की इंटरव्यू देखती है। टेडी बताते हैं कि प्रॉब इसलिए फेल हुई क्योंकि इंस्पेक्शन में समय कम किया गया। चीन के पास एक एडवांस्ड बूस्टर है जिससे नासा तेज लॉन्च कर सकता है, लेकिन ये गुप्त जानकारी है, इसलिए अगर मदद करेंगे तो ये दुनिया को नहीं पता चलेगा। कुछ समय बाद टेडी को चीन से कॉल आती है और वो गोपनीयता की शर्त मान लेते हैं। नासा के इंजीनियर अगले 28 दिनों में एक और प्रॉप तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच रिच अपनी योजना लेकर विंसेंट से मिलता है। रिच मीटिंग में स्टेपलर, एनी और टेडी का इस्तेमाल करके अपने प्लान का विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन करता है। रिच का सुझाव है कि प्रॉब को सीधे मंगल भेजने के बजाय चीनी बूस्टर का इस्तेमाल करके इसे हर्मीज से मिलाया जाए। क्रू सप्लाई ले सकता है और पृथ्वी के चारों ओर स्लिंगशॉट इफेक्ट से उड़ते हुए इसे वापस मंगल भेज सकता है, ताकि मार्क को बचाया जा सके। इस दौरान मार्क एमएवी में उनका इंतजार करेगा, लेकिन इससे क्रू के मिशन में 500 और दिन जुड़ जाएंगे। मिच का कहना है कि क्रू को ये निर्णय लेने दिया जाना चाहिए कि वे ये करना चाहते हैं या नहीं,
लेकिन टेडी पूरे दल को खोने का जोखिम नहीं लेना चाहते और वे अपनी मूल योजना पर बने रहते हैं। हर्मीस पर बेथ एक एन्क्रिप्टेड संदेश पाती है और उसे डिकोड करके रिच की योजना का पता लगाती है। क्रू इकट्ठा होकर चर्चा करता है और मेलिसा सबको परिणामों की याद दिलाती है। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे 1 साल तक अपने परिवार से नहीं मिलेंगे और इसे बगावत माना जाएगा, जिससे उन्हें कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। स्लिंगशॉट योजना गलत हो सकती है और सभी की जान भी जा सकती है। फिर भी क्रू ने इसे करने का फैसला किया। नासा को बेथ से एक मजाकिया संदेश मिलता है और तभी उन्हें पता चलता है कि हर्मीस रास्ते से हट गया है। टेडी के पास कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए वो एनी को प्रेस के पास भेजते हैं ताकि नई योजना के बारे में जानकारी दी जा सके। उन्हें अंदाजा है कि मिच ने गुप्त रूप से हर्मीस को जानकारी भेजी है और मिशन खत्म होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। 219वें दिन मार्क रोवर को बदलना और तैयार करना शुरू करता है, क्योंकि उसे बहुत सारा सामान लेकर उस क्रेटर तक जाना होगा जहां दूसरा एमएवी है। नासा अपने लैब में वही टेस्ट दोहराता है और उसे अपडेटेड जानकारी भेजता है। चीनी वैज्ञानिक नासा ऑफिस में आते हैं और बूस्टर पर काम शुरू करते हैं, हालांकि भाषा और संस्कृति के कारण कई संचार समस्याएं आती हैं। हर्मिस क्रू अपने परिवारों को कॉल करता है और बताता है कि मिलने के लिए उन्हें फिर 500 दिन इंतजार करना होगा। आखिरकार रोवर तैयार हो जाता है और मार्क उसे चलाकर चेक करता है कि सब सही काम कर रहा है। नया बूस्टर भी टेस्ट में सफल रहता है और प्रॉप बिना किसी समस्या के लॉन्च हो जाती है। हर्मीस इसे पृथ्वी के पास पकड़ लेता है और क्रू इसे अपने जहाज से जोड़ देता है। 7 महीने बाद मार्क जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना आखिरी वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है और एचएबी के सभी सिस्टम बंद करता है। दीवार पर दिन 461 लिखकर साइन करता है और रोवर में बैठ जाता है। मार्क का लंबा सफर शुरू होता है। उसे रोवर को समय समय पर चार्ज करना पड़ता है, इसलिए हैब से लिए सोलर पैनलों का इस्तेमाल करता है। इस दौरान वो आसपास के नज़ारों का आनंद लेता है और याद दिलाता है कि वो इन जगहों पर जाने वाला पहला इंसान है। चार्जिंग के समय वो थोड़ा सो भी लेता है। 517वें दिन मिच और इंजीनियर एक समस्या पाते हैं। हर्मीस सीधे मंगल की कक्षा में नहीं जा सकता, क्योंकि इससे उनके पास घर लौटने के लिए ईंधन नहीं बचेगा। एमएवी केवल कम कक्षा तक जा सकता है, इसलिए मार्क को जल्दी चलना होगा ताकि वो गुरुत्वाकर्षण से निकल सके। इसलिए एमएवी का वजन 5000 किलो कम करना होगा। मिच सोचते हैं कि सीटें, कंट्रोल पैनल और कुछ जीवन समर्थन सिस्टम हटाए जाएं। मार्क को अपनी सूट पहननी होगी और हर्मीस क्रू एमएवी को रिमोटली पायलट करेगा। और समस्या ये है कि नाक का एयरलॉक और खिड़कियां भी हटाकर ऊपर कैनवास से ढकना पड़ेगा। इतने सारे रिस्क होने के बावजूद कोई और विकल्प नहीं है। जब ये योजना मार्क को भेजी जाती है तो वो गुस्से में गाली देता है। 538वें दिन मार्क क्रेटर तक पहुंचता है और एक और लॉग रिकॉर्ड करता है। वो योजना की पागलपन पर गुस्सा करता है, लेकिन उसे ये भी मजेदार लगता है कि वो अंतरिक्ष यात्रा का सबसे तेज इंसान बनने वाला है। फिर वो एमएवी में बदलाव करता है, केवल जरूरी चीजें छोड़कर ऊपर कैनवास से ढक देता है। 560वें दिन मेलिसा योजना देखती है और हर क्रू मेंबर को जिम्मेदारी देती है। अगर कुछ गलत होता है तो वे अपने दोस्त को बचाने के लिए हर्मीस से कूदने के लिए भी तैयार हैं। अगले दिन मार्क आखिरी खाना खाता है और भविष्य में रोवर पाए जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए नोट लिखता है कि इसका ध्यान रखो, क्योंकि इसने उसकी जान बचाई। धरती पर लोग नासा के बाहर और दुनिया के बड़े शहरों में इकट्ठा होते हैं ताकि रेस्क्यू मिशन देख सकें। मार्क अपनी दाढ़ी बनवाकर और बाल काटकर सूट पहनता है और एमएवी में बैठ जाता है। अब जब हर्मीस पास है, वे उससे कम्युनिकेशन के जरिए बात कर सकते हैं। मार्क रोता है और अपने दोस्तों का धन्यवाद करता है कि वे उसे बचाने आए हैं। मेलिसा काउंटडाउन करती है और एमएवी बिना किसी दिक्कत के उड़ान भरता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ऊपर वाला कैनवास उड़ जाता है और कैबिन में दबाव बदलने लगता है, जिससे मार्क चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। हर्मीस बूस्टर को रिमोटली बंद करता है और पता चलता है कि एमएवी का ईंधन खत्म हो गया है, जिससे ये मुख्य जहाज से ज्यादा दूर चला गया है। क्रू अपने बैकअप ईंधन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इससे एमएवी बहुत तेज हो जाएगा और उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी मार्क होश में आता है और कहता है कि वो ठीक है, बस उसके टूटे हुए पसलियों को न गिनो। समस्या सुनकर वो एक नया प्लान सुझाता है। मार्क अपनी सूट में छेद करके बाहर निकलती हवा का इस्तेमाल थ्रस्टर की तरह कर सकता है और हर्मीस की ओर उड़ सकता है। ये खतरनाक है, लेकिन मेलिसा को इससे भी एक आइडिया मिलता है। वे एयरलॉक को उड़ाकर बाहर निकलती हवा का इस्तेमाल एमएवी को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये बहुत रिस्की है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेलिसा एलेक्स को बुलाती है और उसे बम बनाने के लिए कहती है। एलेक्स जहाज के साधनों जैसे सामान्य चीनी का इस्तेमाल करके डायनामाइट से भी मजबूत बम बना देता है। क्रिस इसे एयरलॉक पर लगाता है और खुद दूर तैर जाता है।
कॉकपिट में कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि दूरी में अभी भी थोड़ी कमी बेशी रह जाएगी। इसलिए मेलिसा सूट पहनकर बाहर जाने का फैसला करती है। जब बम फटता है तो एयरलॉक नष्ट हो जाता है और एमएवी पर हवा का सही प्रभाव पड़ता है। हर्मीस एमएवी के जितना पास हो सकता है उतना आता है और क्रिस मेलिसा को जोड़ता है ताकि वो स्पेस वॉक करके मार्क को बचा सके। लेकिन रस्सी पर्याप्त लंबी नहीं है, इसलिए मार्क अपनी योजना लागू करता है। वो अपनी सूट में छेद करके बाहर निकलती हवा का इस्तेमाल थ्रस्टर की तरह करता है। वो कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और अंततः एमएवी से बाहर उड़ने में सफल हो जाता है। क्रू कैलकुलेशन करता है और मेलिसा अपना रास्ता सुधारती है। वो मार्क को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो बहुत तेज है और केवल टकराते हैं। अंत में मार्क रस्सी पकड़ने में सफल हो जाता है और मेलिसा उसे खींचती है। अंततः दोनों सुरक्षित मिल जाते हैं। क्रू उन्हें हर्मीस में खींच लेता है और धरती को सूचित करता है कि मिशन सफल रहा। पूरी दुनिया में लोग जश्न मनाते हैं। मार्क पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों को सर्वाइवल सिखाने लगता है। 3 साल बाद मंगल के लिए एक नई मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च होती है और इस तरह मार्क की साहसिक यात्रा का सफर खत्म होता है। उसने अकेले मंगल पर बचाव, विज्ञान और अपनी हिम्मत की मिसाल कायम की। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का जज्बा और हौसला किसी भी मुश्किल से बड़ा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और रोमांचक स्पेस एडवेंचर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।